था, देखना बेटा, आखिरी क्लास जो अपनी हुई थी, मेरे को याद आ रहा है, अपन ने क्या पढ़ लिया था, एल्फ्रेड मार्शल के 8 अजम्पशंस। देखो इसकी अप्रोच को समझना है तो 8 अजम्पशन समझने पड़ेंगे। क्या थे 8 अजम्पशन? नंबर 1, कंज्यूमर को क्या मान के चलते हैं? रेशनल पर्सन, ठीक है। दूसरा, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे पूरी अप्रोच में? कार्डिनल नंबर में। तीसरा, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। कोई भी चीज की यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? मनी से, मनी की टर्म्स में होना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। फिर क्या बताया था मैंने? कुछ फैक्टर्स को क्या मान के चलते हैं अपन लोग? कांस्टेंट। क्या क्या? जैसे सामान का प्राइस, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, इनकम, हैबिट्स, टेम्परामेंट, ये सब क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट। फिर मैंने बताया था कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? विदाउट एनी गैप, लगातार होना चाहिए, सही है। फिर क्या बताया था मैंने? ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड मस्ट बी, सर सारी यूनिट्स क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। याद है वो एग्जांपल मम्मम? याद आया? पानी वाला, तो एक पहले एक चम्मच पिया फिर पूरा ग्लास, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल यूनिट्स मस्ट बी सेम, सेम हर चीज, हर तरीके से, सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम साइज, हर तरीके से स्टैंडर्ड। फिर क्या बताया था मैंने? एक और अजम्पशन, सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सबके लिए मेजरिंग स्केल क्या होना चाहिए? इट शुड बी सेम, सही है। इट शुड बी सेम फॉर ऑल, सही है, नहीं तो क्या हो जाएगी? पार्शियलिटी। आप सर, और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का काम क्या है? सर इसका काम क्या होता है? सेटिस्फैक्शन को कन्वर्ट करना, काय में? रुपीज में। बताया था कि मैंने आपको? याद करो, रिवाइज, इसलिए ब्रेक नहीं आना चाहिए क्लासेस में, ब्रेक आ जाता है तो भूल जाते हो तुम। तो याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। सर हर गुड की अपनी क्या होती है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होती है, जिसके ऊपर किसी और गुड के होने या नहीं होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा कौन कहता है? एल्फ्रेड मार्शल। चाय में तुम चीनी डालो या नहीं डालो, कोई फर्क, समझ लो, क्योंकि चीनी एक अदर प्रोडक्ट है, अदर गुड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। लेकिन आप भी जानते हो रियलिटी में तो फर्क। तो ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, याद है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड। तो याद रखना बेटा, सिंगल गुड के केस में देखो अलग अलग चीजें हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने, हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? ये नहीं बताया ना, हाँ तो बस चालू कर रहा हूं। अब सुनना, एल्फ्रेड मार्शल ने, सामने देखो सब लोग, हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी अप्रोच क्या चल रही है हमारी? कार्डिनल अप्रोच। किसने दी थी भैया? कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं हम। और किस चीज की अप्रोच है ये? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना। कार्डिनल अप्रोच किसने दी है? एल्फ्रेड। अब सुनना, तो एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने जो अप्रोच दी वो दो केसेस में दी। पहले उन्होंने एक ही गुड बनाया, एक ही गुड की कंडीशन बनाई, सिंगल गुड। फिर उनसे लोगों ने पूछा, बोले सर एक बात बताओ, हम तो एक गुड, कई बार जब हमेशा एक ही गुड थोड़ी खरीदते हैं, कई बार तो हम एक से ज्यादा भी खरीदते हैं। तो अगर मल्टीपल गुड्स हो, सेवरल गुड्स, एक से ज्यादा हो, तो कैसे निकलेगा इक्विलिब्रियम? तो उन्होंने सोचा, बोला हाँ यार मैं तो एक की बनाई। तो उन्होंने फिर एक से सेवरल की भी बनाई। तो पहले हम क्या बनाएंगे, फिर उसी से मैं किसकी बनवाऊंगा आपको? सेवरल की। तो सुनिएगा, तो सेवरल गुड्स मतलब मोर देन वन गुड, एक से ज्यादा, 2 गुड्स, 3 गुड्स, जितने भी हैं। चलो तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल गुड। एक गुड में इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है देखना, मैं नहीं बता रहा हूं, कौन बता रहा है? एल्फ्रेड मार्शल। तो सबसे पहले सिंगल गुड हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, सिंगल गुड में, इन सिंगल गुड equilibrium is decided by, consumer equilibrium is determined with help of one law। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सिंगल गुड में इक्विलिब्रियम किस लॉ से निकलता है? with help of a law called law of
DMU। चार ऑप्शंस देगा, तुमको किस पे टेक करोगे? लॉ ऑफ DMU पे। तो क्वेश्चन है एग्जाम का, याद रखिएगा कि सिंगल गुड, एक गुड के केस में इक्विलिब्रियम कौन से लॉ की मदद से निकलता है? लॉ ऑफ, और तो कोई लॉ इसमें लग भी नहीं रहा, मैंने अभी और कुछ पढ़ाया भी नहीं आपको, यही तो पढ़ाया सिर्फ। अब आपको दिखाता हूं कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो सुनना, क्या कहा, कंडीशन क्या है? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने कहा कि कहां इक्विलिब्रियम आएगा? देखो बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो शब्दों से मिलकर बनाए ना, कंज्यूमर और, ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है सर? कंज्यूमर क्या करता है सर? पैसे खर्च करता है, काय पे? चीजों पे, और उससे उसको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। तो सर वो पैसे खर्च करता है, पैसे मतलब प्राइस, और वो क्या चाहता है कि जितना तुम पैसा दे रहे हो, आज तुम मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो कि यार हम जो भी सर को हम पैसे दे रहे हैं उसमें उनको क्या मिले? तुमको ज्यादा से ज्यादा, चलो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम कितना मिले? बराबर तो मिले। चलो सर ज्यादा ना मिले, इस दुनिया में बराबर भी मिल जाए वो भी बड़ी बात है। बोलो यार उतना भी मिल गया तो सही है कि नहीं? आदमी ये तो चाहता है ना। तो देखो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर तो ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, वो तो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा ही आए, लेकिन समझ लो ज्यादा ना भी आए तो कम से कम बराबर आए। और बराबर का क्या मतलब होता है? जब भी दो फोर्सेस बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? तो सर कंज्यूमर हमेशा किस में रहना चाहता है? इक्विलिब्रियम में। वो चाहता है कि जितने वो पैसे दे रहा है वो उतना ही उसे क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। ऑब्वियसली दोनों रुपीस में होगा तभी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन हमेशा किस में होता है? यूटिल में। याद करो, कार्डिनल नंबर्स, यूटिल्स। मजा आया? नंबर्स में, नंबर यूटिल में होता है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करोगे? तभी तो डिसाइड कर पाओगे खरीदना है या नहीं खरीदना है। समझ लो, मान लो मैंने रावत वाले की कचौड़ी खाई, कितने की आती है? 55 कर दी क्या उसने? मैं तो खाता नहीं, देता नहीं है उसके साथ, वो सामान नहीं देता है। सुनना, 55 रुपए की कचौड़ी है। अब सुनना, सेटिस्फैक्शन आ रहा है मेरे को 100 यूटिल्स, बताओ खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए। मैंने करा था क्या तुम्हारे साथ ट्राई उस दिन? ये चीज करी थी, फिर भी कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो। आप आए नहीं थे कि परसों? फिर भी आपने बोला कि खरीदना चाहिए। मैंने करा हुआ तुम्हारे साथ ट्राई, मतलब बताया था तुम ली दो, है ना? क्योंकि ये आप बता क्यों? बिकॉज सर वो रुपीज है और वो कंपेरिजन ही नहीं है सर कोई। कब तक नहीं कर सकते? जब तक सेम ना हो। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, जो सबके लिए क्या रहती है? पूरा क्या मान के चलता है अल्फ्रेड मार्शल उसको? तुमने मान लो 4 बर्गर खरीदे, चारों के दौरान तुम्हारे लिए 1 रुपए की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। द रुपी वर्थ यूटिलिटी विल बी सेम पूरे टाइम जब आप वो चीज खरीद रहे हो। मान लो मैंने समोसे खरीदे, 5 समोसे खरीदे, तो पांचों जब पैसे खर्च किए तो मेरे लिए वो पूरी क्या मान के चलते थे हम उसे? कांस्टेंट। जबकि रियलिटी में वो कभी कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आदमी का पैसा कम होते जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, रियलिटी ये होती है। बट टू हेल्प विद रियलिटी, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला? हम तो पूरे टाइम क्या मान के चलेंगे? कांस्टेंट। और इसका मैंने रीजन भी आपको बताया था, क्या? मेजरिंग स्केल, जिस चीज से आप मेजर कर रहे हो वो सबके लिए क्या होनी चाहिए? नहीं तो गलत नहीं आ जाएगा फिर आंसर, फिर तो पार्शियलिटी हो जाएगी। सही है? एक सेकंड, है ना? समझे? याद है मैंने बताया था क्यों अल्फ्रेड मार्शल सबको कांस्टेंट मान के चलता है? क्योंकि इससे आप कन्वर्ट कर रहे हो ना सर। सोचो, मैं अभी मैंने पहला बर्गर का कन्वर्ट किया तो अलग यूनिट ले रहा हूं, और दूसरे का निकाल रहा हूं तो अलग यूनिट ले रहा हूं, तो ये पार्शियलिटी नहीं हो जाएगी? इसलिए तो अल्फ्रेड मार्शल क्या मान के चलता था उनको? कांस्टेंट। मनी का वर्थ ज्यादा होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या वर्थ कह ले, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द गुड, वो तो बढ़ता ही है, वो तो बढ़ सकता है, मतलब ज्यादा खरीदोगे तो वो वैल्यू बढ़ेगी। नहीं नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? उसका जो वैल्यू है आपके लिए, वर्थ है।
एक रुपए का जो वर्थ है, तो जब खूब सारे रुपए होंगे तो ज्यादा वर्थ होती है क्या? एक एग्जांपल को समझो, 100 रुपए की वर्थ एक गरीब आदमी के लिए क्या होगी? ज्यादा। एक अमीर के लिए क्या होगी? क्यों? क्योंकि उसके पास खूब सारा है। तो जब आपके पास खूब सारा होता है तो आपके लिए वैल्यू क्या होती है? कम। बट जिसके पास कम है उसके लिए वैल्यू होती है। तो जैसे जैसे पैसों की वैल्यू कब बढ़ती है? जब पैसे क्या होते जाते हैं? कम। जब आप उसे स्पेंड करते हो तो वैल्यू बढ़ती है। सेटिस्फैक्शन तो क्या होता जाता है? गिरता जाता है। कोई भी चीज खाओगे तुम, सेटिस्फैक्शन तो गिरता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड, कोई भी गुड ले लो, समोसा ले लो, सेटिस्फैक्शन गिरता रहेगा, बट पैसों का मार्जिनल यूटिलिटी, वो तो वर्थ है ना, क्योंकि उसकी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। हाँ भाई, किसको? हाँ। और वो क्यों बताया, वो भी रीजन मैंने आपको दिया, क्योंकि सर जिससे आप कोई चीज को कन्वर्ट कर रहे हो वो तो सबके लिए क्या होनी चाहिए? यार तुमने 5 समोसे खाए, पहले वाले समोसे को डिवाइड कर रहे हो छोटे नंबर से, और बड़े वाले को कर रहे हो, मतलब जो 5वां समोसा है उसको बड़े से कर रहे हो, तो ये गलत नहीं है? पार्शलिटी हो जाएगी ना सर। मैंने बताया था कि उस दिन निकाल के आपको कराया था ना, एक क्वेश्चन कराया था, याद करो। वो समोसा खा रहे थे, 40 करते जा रहे थे, भूल गए ना? इतनी जल्दी कंजर हो तुम। तो बताओ इक्विलिब्रियम कब आएगा? अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? जब mu किसके बराबर आ जाए। यही है कंडीशन। तो याद रखिएगा, आईसीआई में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिंगल गुड में क्या है? बोलो क्या है? आईसीआई के अंदर क्या दी गई है? mu इक्वल्स टू प्राइस। mu भी रुपीज में और प्राइस भी। अब सुनिएगा, ये आईसीआई में मिलेगी आपको, लेकिन आईसीआई भी लीद है, तुम भी हो, मतलब वो भी है। तो सर लीद क्यों है? वो लीद इसलिए है क्योंकि वो भी नहीं बताता कि ये एमयू रुपीज में कैसे आया। कैसे आया ये तो मैंने बताया था आपको, कैसे आता है रुपीज में। सर सेटिस्फैक्शन तो हमेशा किस में होता है? एमयू तो सर यूटिल में होता है हमेशा, एक्स है ना, यूटिल्स। लेकिन सर उसको डिवाइड किससे करना पड़ता है? तब जाके वो किस में कन्वर्ट होता है? बोलो किस में? करेक्ट। और फिर वो किसके बराबर आना चाहिए? पी ऑफ एक्स के। समझ गए क्या? तो ये कंडीशन आप याद करो, स्कूल की किताबें खोलना, आपको ये कंडीशन मिलेगी। समझ में आ गया? स्कूल में ये कंडीशन थी, 11th क्लास की किताब खोल लेना, ठीक है। अगर सीबीएसई है तो, आरबीएसई है तो 12वीं की खोल लेना। समझ में आया? दोनों में ही है। तो याद रखो। और क्या कंडीशन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? या फिर ये कंडीशन मिल जाएगी स्कूल की किताब में आपको, एम यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय उसका प्राइस इक्वल्स टू, या फिर ये मिल जाएगी। तो याद रखना, ऑप्शन में इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो टिक कर देना, चारों में से क्या, तीनों में से। ठीक है। अब कैसे निकालते हैं सर? निकाल के दिखाओ। वैसे तो उस दिन दिखाई थी मैंने आपको निकाल के, सेम वापस दिखा देता हूं भाई, सामने देखो। लो, क्या लिया था एग्जाम्पल? यूनिट्स। अभी आईसीआई के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से बता रहा हूं। आईसीआई यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद क्या आता है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किस में होता है? और इधर क्या लेते हैं अपन? प्राइस। क्या क्या अजम्पशन दे बताओ, फॉलो करेंगे? जो भाई उसने बोला वो मान के चलेंगे सारी बातें। हाँ भाई। तो पहली बात, 1 2 3 4 6, एमयू कोई भी चीज ले लो, सेटिस्फैक्शन गिर रहा है 40, 36, 32, 8, 24, 20। ठीक है। सुनना, फिर प्राइस क्या रहेगी? सब प्राइस तो किस में होती है हमेशा? रुपीज में। मान लेते हैं 10, 10 रुपए का समोसा है, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। ठीक, कांस्टेंट है। और क्या कहा था उसने? लॉ ऑफ डीएमयू लगना चाहिए। लॉ ऑफ डीएमयू भी लग रहा है, चेक कर लो। कहा था ना मैंने, इन केस ऑफ सिंगल गुड इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ वन लॉ। क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ डीएमयू। देखो सेटिस्फैक्शन गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? तो लग रहा है ना लॉ ऑफ डीएमयू भी। अच्छा, उसके बाद करो कंपेयर, बताओ कौन सी यूनिट तक खरीदना चाहिए, जल्दी बताओ। पहली, दूसरी या तीसरी? कहां तक खरीदना चाहिए, जल्दी बताओ। बताओ बताओ कितना खरीदना चाहिए, बोलो।
अरे बता क्यों नहीं रहे हो? कैसे बताओगे जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे? तो कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए सर? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। चलो मान लो मेरे लिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए 1 रुपए का जो वर्थ है वो 2 यूटिल्स के बराबर है। मतलब वेन एवर आई स्पेंड 1 रुपी ऑन एनीथिंग आई गेट 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, एक गरीब आदमी के लिए और ज्यादा होगा, समझ, मेरे लिए 2 है, मान लो मुकेश के लिए और कम है, सबके लिए अलग अलग होता है मनी का वर्थ, है ना। चलो फॉर मी इट इज 2 यूटिल्स, तो 2 यूटिल 2 यूटिल 2 यूटिल 2 यूटिल करो डिवाइड 2 से। हाँ भाई अब बताओ दोनों को डिवाइड करके क्या आ जाएगा? रुपीज में आ जाता है। एमयू किस में आ जाता है? तो जब एमयू ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे एमयू ऑफ एम से तो वो किस में आ जाएगा? एमयू आ जाएगा सर इन रुपीज। और ये आईसीआई नहीं बताता कि ये आया कैसे। ठीक है, हाँ भाई कैसे आएगा बताओ? तो ये कितने रुपए का मजा आ रहा है? सोचो मेरे को 40 यूटिल्स का मजा आया तो कितने रुपए का मजा आया? 20 रुपए, क्योंकि 1 रुपए में तो सर 2 का मजा आता है ना, तो 20 रुपए खर्च करोगे तो 40 हुआ होगा, तो 20 रुपए। फिर ठीक, और फिर एक और ले लो, 16 16 16 कितना? 8। हाँ भाई अब बताओ तो कहां पे आएगा इक्विलिब्रियम? कहां हो रही है हमारी कंडीशन पूरी? क्या थी कंडीशन? आईसीआई वाली, एमयू और प्राइस क्या होने चाहिए दोनों? सर एमयू और वो दोनों किस में होने चाहिए? रुपीज में। क्या हमारे पास है दोनों कॉलम? बिल्कुल है, चेक कर लो। कौन से वाले हैं? ये वाला। आईसीआई की जब अभी आपको टेबल दिखाऊंगा आपको सिर्फ 3 कॉलम दिखेंगे। उस दिन दिखाई थी कि मैंने टेबल? नहीं दिखाई, अभी दिखाऊंगा। वहां पे 3 ही कॉलम दिखेंगे, ये पहला वाला और ये दूसरा और ये तीसरा, एक चौथा आएगा रिमार्क का। तो वो ये नहीं बताता, बस वो कन्वर्ट कैसे हो वो बताता ही नहीं, डायरेक्टली दे देता है लिख के बस कि रुपीज में है। समझ में आया क्या? तो आपको पता होना चाहिए दोनों किस में होते हैं? रुपीज में। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब सुनो बताओ कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम? जहां पे एमयू किसके बराबर हो? प्राइस के बराबर। तो सर ये किसके बराबर होना चाहिए? यहीं पे क्या आ जाएगा? कंज्यूमर। तो एक समझदार कंज्यूमर को यहीं पे खरीदना चाहिए। बताओ यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है उसको? बराबर का फायदा, मतलब फायदा कितना हो रहा है? 0। तो कंज्यूमर सरप्लस इक्विलिब्रियम पे सरप्लस क्या होता है? फायदा क्या हो रहा है? फायदा बोला था ना मैंने, रिमार्क्स 0। अब बताओ, तो याद रखना। अच्छा बताओ पहली यूनिट खरीदना चाहिए क्या समझदार आदमी को? क्यों सर? पैसे कितने जा रहे हैं, मजा कितना आ रहा है? पढ़ाता हूँ दीपिक, वो कैटरीना वाला एग्जांपल याद करो, गोलगप्पे मी कैटरीना। हाँ तो बताओ पहला वाला खाएगी क्या? क्यों? पैसे जा रहे हैं 10, मजा आ रहा है 20। बिल्कुल सर, ऑर्डर करेंगे। कितने का फायदा? 10 का। फिर पैसे जा रहे हैं 10, मजा आ रहा है 18, कितने का फायदा? पैसे जा रहे हैं 10, मजा आ रहा है 16, कितने का फायदा? सर बिल्कुल खरीदेंगे। कंज्यूमर कब तक खरीदते रहता है? जब तक उसको क्या हो रहे हैं? फायदे। 4, फिर 2, फिर एक टाइम मान लो हो गया 0, यहां पे कितना फायदा हो रहा है? ये नहीं खरीदेगा? खरीदता ही है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेता है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि सर ये क्या अचीव हो गया? कंज्यूमर इक्वी। सर कंज्यूमर जब एक बार इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है ना उसके बाद वो पसंद नहीं करता खरीदना। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर वो खरीदेगा तो क्या खाएगा? पैसे जा रहे हैं ज्यादा, मजा आएगा कम। तो सर ये तो क्या हो गया सर? लॉस हो गया, विच इज कॉल्ड कंज्यूमर डेफिसिट। समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रॉम फर्स्ट से लेके 5 तक उसे क्या मिल रहा था? कंज्यूमर को सरप्लस मिल रहा था। ढंग से सुनना, अगला टॉपिक यही है, सरप्लस मिल रहा था। तो ठीक है, तो खरीदेगा क्या? 8वीं खरीदेगा? सवाल ही नहीं उठता सर। कितने का घाटा? या -2 का या -4 का। आया समझ में सबको? तो एक समझदार आदमी कैसे निकालता है इक्विलिब्रियम? ऐसे। कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी यूनिट तक खरीदना चाहिए? ऐसे करता है सर। क्या देखता है? उसकी एमयू। क्या देखता है? उसका प्राइस। जहां दोनों बराबर मिल जाए वहां तक वो परचेज करेगा, उसके बाद नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके बाद तो उसको क्या होंगे? लॉसेस। आया समझ में सबको? पक्का?
100%। जो जो अजम्पशन लिए फॉलो करे नहीं करे। एक और बात सर, ये प्राइस को कांस्टेंट क्यों मान के चलते हैं? अब इसका रीजन मैंने आपको नहीं बताया था। देखो कांस्टेंट क्यों मान के चलते हैं, तो जब मैं भी स्कूल में था तो मैं भी सबसे बढ़िया टीचर से पढ़ता था। स्कूल में भी टीचर ठीक, मतलब स्कूल में टीचर थी जो भी थी पढ़ाती थी। फिर ट्यूशन में भी सबसे फेमस टीचर जो जयपुर के उनसे पढ़ता था। अब आप सुनना, दोनों से मैंने ये सवाल पूछा तो जो स्कूल वाली मैडम थी वो तो बारहवीं पूछती, उसने मेरे को ही डांट के भेज दिया। बोलो तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम बिल्कुल ही डोल हो क्या, बिल्कुल तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या पढ़ा है फिर 11th में ये और वो, जबकि 11th में था, मतलब उससे पहले कुछ था ही नहीं वो, ऐसा करके समझ रहे हो। तो वो ऐसी करती थी, जब भी कोई बच्चा अच्छा डाउट पूछता था उसी को उल्टा डांट देती थी, तो अगली बार पूछता ही नहीं था, बोले बाहर में जा मोटी, नहीं पूछूंगा। समझ रहे, तो ऐसा होता था, पूछना ही बंद, चाटे और मारती थी वो। लेकिन इस मामले में बढ़िया थी, लड़कियों की ज्यादा मारती थी। समझ रहे हो, हमारी क्लास में बहुत बढ़िया हॉट सी लड़की थी, तो मेरे साथ बैठी हुई थी, ठीक है, ऐसे 2-3 साल में मैंने माहौल बना लिया था, तो मेरे साथ बैठी हुई थी। क्लास नहीं चल रही थी कोई, देयर वाज नो टीचर इन द क्लासरूम, बट ठीक है, फिर वो जब काइंड ऑफ कोई टीचर थी नहीं तो साथ में आके मेरी टेबल पे बैठ गई थी, बात कर रहे थे, ऐसी चिट चैटिंग, तो बात ही कर रहे थे और क्या, बात कर रहे थे। उसने देख लिया आते ही, वो क्या है, वो पढ़ाती सबसे लीड थी, पढ़ाने का टैलेंट था ही नहीं, बट उसमें कंट्रोलिंग का टैलेंट था, मैनेजमेंट। देखो क्या होता है, स्कूल में 2 टैलेंट होते हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो होना चाहिए आप में, दोनों में से दोनों ही ना हो तो फिर वो टीचर को निकाल देते हैं। वो टीचर का कंट्रोलिंग था, डर था, डर, और लड़कियों में ज्यादा खौफ था, आते दिया चाड़ा के साथ, मेरे नहीं लड़की के वो मारती लड़कियों को, उनको तो ज्यादा ही मारती, लड़कों को भी मारती लेकिन कम, समझ, लड़कियों को तो भाई साहब दवा। तो खैर जो भी है, तो आप समझिएगा, उसने तो मेरे को ऐसे डरा दिया, उसने पूछा ही नहीं फिर मैंने वापस। और जिससे भी ट्यूशन पढ़ता था वो जयपुर का, मतलब बहुत फेमस टीचर थे, बहुत फेमस, आज भी फेमस है वो। लेकिन ठीक है जो भी है, उनसे भी जब रीजन पूछा, उन्होंने इसका जवाब क्या दिया आप सुनिएगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये प्राइस कांस्टेंट क्यों रहती है, तो उन्होंने बोला यार प्राइस तो कांस्टेंट ही रहती है, वैसे भी एक दिन में थोड़ी प्राइस बदल जाएगी, तो प्राइस तो वैसे भी कांस्टेंट रहती है। मैंने भी सोचा, मैंने बात तो सही बोल रहे हैं, बात सही है। अगले ने कुछ बात बोली जो कि गलत भी नहीं लग रही, तो मैंने कहा सही बोल रहे होंगे, तो ठीक है, आई मूव्ड ऑन कि भाई ठीक है सही बोल रहे हैं भाई, प्राइस थोड़ी बदलती है। आपको भी मैंने बोला, मैं भी अगर यही बोल दूं आपको भी, तो आप भी तो मान ही लोगे, मान ही लेते अगर मैं नहीं बोलता तो। सर मैं, क्योंकि प्राइस तो क्या रहती है, बोल सर बदलती थोड़ी है रोज प्राइस, वो तो कांस्टेंट ही रहती है। तो उसने भी मेरे को ये रीजन दिया, मैंने मान लिया, मैंने कहा अच्छा। लेकिन एक्चुअली जब मैंने फिर हायर स्टडीज जब करी इकोनॉमिक्स में, तब आई गॉट टू नो, क्योंकि वो किताबों में भी नहीं आता था स्कूल वाली में, समझ लो, जब आई देन आई गॉट टू नो कि इसका रियल रीजन क्या है। तो इसका रियल रीजन अब आपको बताता हूं, क्यों इसका प्राइस कांस्टेंट होता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो रीजन है क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल, देखो एक चैप्टर आता है 11th में भी था, अभी सीए में भी आएगा, चैप्टर 4 मार्केट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया दैट मार्केट कैसा है, यहां पर मार्केट इज अ परफेक्ट कंपटीशन। कैसा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। तो बोले सर क्या मतलब, तो बेटा मैं आपको अभी इतना सा ही बोल पाऊंगा कि ये जो भी मार्केट होता है ना, जब पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली तब तो बताऊंगा ही, इस मार्केट में सामान का प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। परफेक्ट कंपटीशन, नाम ही परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब ये होता है सबका सामान, सेलर्स का सबका सामान कैसा होता है, एकदम सेम, सबका सामान एकदम डिट्टो, होमोजीनस, और सबकी प्राइस भी एकदम सेम। क्यों, क्योंकि प्राइस कौन निकाल के देता है, वो कोई और निकाल के देता है, ये तो सिर्फ क्या करते हैं, फॉलो। सब्जी वाले हैं, ठेले वाले सब्जी बेचते हैं, सब्जी ले लो, सब्जी आलू आलू, तो वो कौन प्राइस डिसाइड करता है। कभी आपने सोचा है वो कैसे, एक बार बताओ, अगर मैं 5 जनों को एक चीज डिसाइड करने के लिए दे दूं कि यार बताओ कल क्या टाइम रखे क्लास का, तो जब 5 जने मिलकर टाइम नहीं डिसाइड कर सकते, एक कॉमन यूनानिमस डिसीजन हो ही नहीं पाता, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और। तो जरा सोचो, जब 5 जने मिलके कुछ एक टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, इतने सारे लाखों सेलर्स हैं इंडिया में, हाउ कम दे अराइव एट द सेम प्राइस। जयपुर में इतने सारे लोग सब्जी बेचते हैं, हाउ कम उनका सबका प्राइस सेम होता है उस दिन। पता है क्यों होता है, क्योंकि वो प्राइस डिसाइड करते ही नहीं है, उनको वो है ही नहीं अथॉरिटी। प्राइस कहां से डिसाइड होती है,
इंडस्ट्री से, बिकॉज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री एंड द सेलर्स ओनली फॉलो इट, वो सिर्फ उसको क्या करते हैं, फॉलो। आज आप लोगों का टाइम है, अगर मैं आप लोगों पे छोड़ दे टीचर कि बेटा कल का प्राइस, कल संडे है मान लो, डिसाइड करो यार कल क्या टाइम रखे, तो पता है कि लोग क्या करेंगे, एक टाइम पे तुम आ ही नहीं सकते, कभी डिसाइड ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा कभी एक, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलेंगे, बोले नहीं यार सुबह आएंगे, कुछ को बोलेंगे नहीं नहीं यार शाम दिन में आएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं यार शाम को आएंगे, कभी एक डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो सोचो इतने लाखों सेलर्स ये कैसे एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं सर क्योंकि ये प्राइस डिसाइड करते ही नहीं है, इनको कौन डिसाइड करके दे रहा है, मंडी, इंडस्ट्री, तो वहां वो डिसाइड करते हैं प्राइस, और सबके लिए प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट। अब चाहे एक बार बताओ, तुम 1 किलो आलू खरीदोगे तो भी 30 रुपए प्राइस रहेगा, 2 किलो खरीदोगे तो भी 30 रुपए रहेगा ना, 30 इंटू 2 हो जाएगा, प्राइस तो 30 ही रहा। 3 किलो खरीदोगे तब भी 90 रुपए लोगे कस्टमर से। अरे आ रही है बात समझ में, नॉर्मली यही होता है ना, प्राइस क्या रहती है। अब आप समझे यहां पे प्राइस कांस्टेंट क्यों मान के चलते हैं, बिकॉज अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्ड दैट द मार्केट इज अ, कौन सा मार्केट, और उसमें प्राइस क्या रहती है, इसलिए यहां पे प्राइस क्या मान के चलते हैं, दिस इज द एक्चुअल रीजन। और आपको दिखा देता हूं छोटी सी एक झलक खोल करके, समझाऊंगा तो नहीं, सिर्फ आईसीआई में खोल के दिखाऊंगा आपको कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट। अब ये उन टीचर्स को नहीं पता होता है, उनकी भी गलती नहीं है, उनकी किताबों में भी नहीं होता है भाई, उनकी किताब में ही नहीं है, उनको नहीं पता, कैसे बताएंगे वो आपको। तो ये लीजिए आपको दिखा देता हूं, नो नो नो, चैप्टर नंबर 4, तो जैसा मैंने आपको रीजन दिया आपको प्रूव भी कर देता हूं कि वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये देखो एक क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, पक्का दिख रहा है ना, झूठ नहीं बोलता भाई ये मैं, कौन सा चैप्टर है, ऊपर देखो, चैप्टर नंबर 4, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। और अब आपको दिखाता हूं परफेक्ट कंपटीशन के हालात। परफेक्ट कंपटीशन मैंने क्या कहा, प्राइस क्या रहती है बेटा, आंखें खोलो खोलो खोलो, आंखें खोलो, प्राइस क्या है, अब आया समझ में, प्राइस क्यों सेम रहता है वहां पे, बिकॉज उसने एज्यूम किया है कि कौन सा मार्केट होता है, इसलिए प्राइस आ गया समझ में सबको, ऐसा। चलिए हाँ भाई क्लियर, अब सुनिएगा, तो और सुन लो, तो रीजन मैंने बता चुका हूं, व्हाई प्राइस हैज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, बिकॉज अल्फ्रेड मार्शल हैव अज्यूम्ड दैट परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स इन द मार्केट, मार्केट में कौन सा कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है, परफेक्ट, इसलिए प्राइस क्या है, कांस्टेंट। आया समझ में सबको, पक्का। इसके अलावा कुछ आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन है एक दो इसी टॉपिक में जो है बता देता हूं, वो क्या है, कई बार आ जाता है, देखो जैसे एक और क्वेश्चन आ जाता है, यूटिलिटी, जैसे डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, मैंने मेरे बुक में भी लिखा हुआ है आंसर, रुक जाओ दिखा देता हूं, कोई भी चीज की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड ऑफ अ गुड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी, किस पे डिपेंड करती है, क्या मतलब सर, कोई भी चीज को तुम कम खरीदोगे या ज्यादा, किस पे डिपेंड करता है, बेटा मोबाइल मत चला यार, समझ, मेरे पास दो है, मैं चलाऊंगा फिर तुम्हें कोर्स कौन कराएगा, सोच ले, फिर शालिनी मैम कराएंगे, देख लेना तू, हाँ जानती हो इकोनॉमिक्स, जानती हेलो, देखो देखो, तो क्या कह रहा था मैं कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल यूटिलिटी पे। अब आप समझिएगा, आप कोई चीज को तभी डिमांड ज्यादा करते हो जब आपको उससे क्या मिल रही है, यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, अगर यूटिलिटी ज्यादा मिलती है तो ही तो डिमांड ज्यादा करते हो, समझ रहे हो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरे को कोई चीज से यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा है, मान लो जंक फूड है, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो मैं उसको डिमांड भी क्या करता हूं, तो डिमांड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन, सही है, कोल्ड ड्रिंक से अब उतना यूटिलिटी नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी डिमांड क्या करता हूं, कम, तो डिमांड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन यूटिलिटी, सही बात है, अरे आया ना तो बोलो, सही है। अब वही तो चीजें ज्यादा खरीदते हो जिसमें मजा ज्यादा आ रहा है, बस, तो डिमांड किस पे डिपेंड करता है, मजे पे, मजे को क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन को और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, यूटिलिटी, और यूटिलिटी को और क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिमांड ऑफ अ गुड
इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कर्व? डिमांड किस पे डिपेंड करती है? मार्जिनल यूटिलिटी पे, टोटल यूटिलिटी पे नहीं। टोटल यूटिलिटी तो क्या होती है? तुमने 5 चीजें खरीदी, पांच पांच, तो पांचों की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है वो थोड़ी पूछ रहा है, सबकी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एक की। एक गुड की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? उसी गुड की यूटिलिटी पर, उसी गुड से सेटिस्फेक्शन जो आ रहा है। सेटिस्फेक्शन को क्या बोलते हैं? मार्जिनल। बस। तो कोई भी चीज की यूटिलिटी, मान लो ये पानी की बोतल मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, सारी पानी की बोतल की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात करूं, एक की। इसकी डिमांड करूंगा नहीं करूंगा किस पे डिपेंड करता है? इसकी, इससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस पर। सही है कि नहीं है? तो याद रखिएगा आंसर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं इसलिए बता रहा हूं पहले। सो डिमांड कर्व ऑफ अ गुड इज डिपेंडेंट ऑन विच कर्व? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और आपको एक और बात बता दूं, दोनों का डायग्राम दिखता भी तो सेम ही है, याद करो। डिमांड चैप्टर पढ़ा चुका हूं, कैसा होता है डिमांड? प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, कैसा बनता है? डाउनवर्ड। सही है। और अभी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाया था, वो भी कैसा बनता है? भूल गए? दोनों डाउनवर्ड ही तो है, दोनों में इनवर्स रिलेशन ही तो चलता है। समझ गए भाई? एक और बात, अब आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं एग्जाम का। कई बार आईसीआई, अच्छा मैंने अभी आपको डायग्राम नहीं दिखाया ना, ओके। ये जो टेबल अभी अपन ने बनाई, इससे एक डायग्राम बनाते हैं। चलो, अभी अपन ने टेबल में निकाला है इक्विलिब्रियम, अब डायग्राम में निकालते हैं। ढंग से देखना डायग्राम। इस डायग्राम में वही तो चीजें बनेगी जो आईसीआई में कॉलम्स होते हैं। आईसीआई में से कौन कौन से कॉलम देता है सिर्फ? अरे कौन कौन से देता है? पहला वाला, वो वाला और वो वाला। अरे ये देता है, और ये तीन ही तो चीजें देता है। तो इधर देखो, यहां पे नीचे क्या लूंगा? यूनिट्स। कितनी गई यूनिट्स? 8 तक। अच्छा, 8 तक बनाना पड़ेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 भी ले लो। चलो हाँ भाई, उसके बाद सेटिस्फेक्शन कहां तक गया? 40 तक। 12 से 40 है ना, 4 का गैप करके बना दो ना। 4 8 12 16 20। चॉइस, कुछ बच्चे बोलते हैं चॉइस, 24 होता है 24। चॉइस क्या होता है? 26। ओए 28 32 32 के बाद 36। कचू बच्चे बोलते 36। 36 क्या होता है? 36 होता है। 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद एक और एक्स्ट्रा बना लो ना। चलो तो सुनिएगा, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? यूनिट्स। वाई पे क्या ले रहा हूं? हाँ बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ हाँ बताओ बेटा, हाँ बोलो बेटा बोलो। नाम याद नहीं हो रहे? किस कौन से वाले चैप्टर में? नहीं बताऊंगा बताऊंगा, थोड़े थोड़े तो कर, चैप्टर वाइज तो अभी तो कर, अभी तो निपटा आज तो फिर बताता हूँ, है ना? हाँ चलो देखो, तो एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? देखो यही होता है, एग्जाम जब आते हैं ना तो फटती है पूरी। तो वो बच्चे बोल रहे नाम याद नहीं हो रहे, जबकि पढ़ने वाला बच्चा है। इकोनॉमिक्स में इतने नाम होते हैं कि वो नाम फिर ऐसे याद नहीं होते एंड पे। ये स्टार्टिंग से अपने को पढ़ाई करनी पड़ती है, बार बार जब करते हैं 2-3 बार, तब जाके वो याद होते हैं। अपन ने भी पढ़े ना नाम कई, याद करो बिजनेस साइकिल में कितने सारे नाम आए थे, फिर इसमें भी नाम है। अब आपको एक बात बताता हूँ ट्रिक, अब मैं उसको एडवाइस कुछ नहीं दूंगा मैं, समझ लो। एडवाइस सिर्फ इतनी सी है कि आपको हर चैप्टर के साथ याद करना है, क्योंकि जब आप चैप्टर के साथ रिलेट करके याद करोगे तो याद रहते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें भी एक लिस्ट बना के दे दूं, तुम रट्टा मार लोगे, कुछ नहीं, भूल जाओगे, फिर 2 मिनट बाद भूल जाओगे, फिर याद कर लो, फिर भी भूल जाओगे। समझ रहे हो? आप वो लिस्ट बना के कभी याद कर ही नहीं सकते। आप हमेशा रिलेट करके कर सकते हो कि कहाँ वो क्या पढ़ा था अपन ने। याद करो, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड किसने बोला था?
कीन्स, याद करो कंजरो, अभी से बोलने लगे, लीड तो हो तुम। कीन्स याद करो। चेंज इन मनी सप्लाई वाली बात किसने बोली थी? हॉट्रे। साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, एसी पीगो, इनोवेशन थ्योरी, स्कम्टर, कॉबवेब थ्योरी, निकोलस कार्लर। तो मुझे भी तो याद है, कैसे रिलेट करके, चैप्टर वाइज ही होगा याद, एक साथ तो लिस्ट बना के मैं दे दूंगा तो तू भी याद नहीं होने वाला, तो समझ लो। हाँ भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर यहां पे क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे? एमयू एंड प्राइस। अब लो, प्राइस तो क्या रहती है सर? कितनी प्राइस है एग्जाम्पल में? 10 है, तो इसमें तो 10 ही नहीं है लेकिन 12 और 8 के बीच में ना, 10 ले लो इधर, ये लो। तो ये मैंने ले ली बेटा प्राइस। प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट, ठीक है, 10 पे बना दिया। अब सुनना, बताओ पहली यूनिट पे एमयू कितना था रुपीस वाला? 20, 18, 16 गिरते जा रहा है, 20, 18, 16 करते करते बताओ पहली पे कितना था? देखना भाई, पहली पे कितना था? पहली पे था 20, ठीक है। दूसरी पे, तीसरी पे, तीसरी पे क्या हो गया? 8 पे तो आ रहा था अपना। अच्छा 18 भी है के बीच में? ओ 20, 18, 16, कोई नहीं कोई नहीं, ये लो 18 कर लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? 20 के बाद दूसरे पे 18, 18, 18 यहाँ पे कहीं लो, कच्चा पक्का बना लो थोड़ा बहुत यार, चलता है। तीसरी 3 पे 16, 4 पे, अरे 4 पे, हाँ थोड़ा उधर जा रहा है ना, अरे कोई बात नहीं, कच्चा पक्का चल जाएगा, उसमें क्या है। 3 पे 12, फिर 4 पे ओले, हाँ ये रही 5, 5 पे, 5 पे 10, ये लो। 6 पे था क्या? 5 पे कितना था? 12, अच्छा 5 पे 12, 6 पे 10, ठीक है। फिर 7 पे 8, ठीक है। फिर 9 पे, ठीक है नीचे जाएगा वो। चलो तो देखो भाई कैसा बनेगा ये, ठीक है। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहां आया? कौन सी यूनिट पे? छठे पे, है ना। क्यों आया सर इक्विलिब्रियम छठे पे? क्योंकि ये लाइन किसको काट रही है? प्राइस को। ये कौन सी लाइन है जो काट रही है? एमयू की। किसकी लाइन है? और अब आपको मैं जो चीज बताने जा रहा था, अब सुनिएगा। तो यहां पे इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां दोनों क्या करें? एक दूसरे को कट करें। इसका मतलब एमयू इज इक्वल्स टू, आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है इसका मतलब दोनों बराबर है, सही है। अच्छा, एमयू और प्राइस जब बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर। और जब एमयू होता है ज्यादा, लाल वाली लाइन ऊपर है, प्राइस है नीचे, तो सर जब सेटिस्फेक्शन ज्यादा और प्राइस कम, तो ये एरिया को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। सही बात है। और एक कब आता है? जब एमयू ज्यादा और प्राइस कम। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एरिया बिलो द कंज्यूमर सरप्लस एंड अबव द प्राइस? सर ये एरिया को क्या बोलते हैं? ये जो अबव द, सॉरी व्हाट इज द एरिया बिलो द मार्जिनल यूटिलिटी एंड अबव द प्राइस? ये जो एरिया है क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल यूटिलिटी के नीचे और प्राइस के ऊपर ये जो एरिया है बीच में, इसको क्या कहते हैं अपन? कंज्यूमर सरप्लस। समझ रहे हो? अब ऐसा है कई बार तुमको बेवकूफ बनाता है, इस एमयू वर्ड की जगह तुम्हें डिमांड कर्व बोल देता है कई बार, क्योंकि मैंने कहा था एमयू किस पे, डिमांड किस पे डिपेंड करती है? एमयू पे। डिमांड इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम विच कर्व? एमयू। तो कई बार वो इसकी जगह क्या वर्ड यूज कर लेता है? डिमांड। अब सेम क्वेश्चन फिर से पूछेगा, व्हाट इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस? वह बावली पूछो। बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, प्राइस के ऊपर और उससे ऊपर, उससे नीचे कंज्यूमर सरप्लस।
आया समझ में? तो याद रखना है, या तो एमबीयू कर्व भी बोल सकता है या डिमांड कर्व भी। समझ लो, पैसे जा रहे हैं कम, मजा आ रहा है ज्यादा, तो भाई इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस ही तो। पहली वाली यूनिट पे कितना मजा आ रहा था बताओ? पैसे जा रहे हैं 1, मजा आ रहा था 20 का, कितना फायदा हुआ? 10। फिर दूसरे पे सरप्लस क्या था? 8 का फायदा, फिर 3 का फायदा, फिर ऐसे फायदा कम होते जा रहा है। तो ये फायदे को क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं अपन? कंज्यूमर सरप्लस। और ये कब आता है बताओ? जब एम यू इज ग्रेटर देन द। इसके बाद समझदार आदमी को खरीदना, क्योंकि सर पैसे जा रहे हैं ज्यादा, मजा आएगा। देख लो आप, लाइन ऊपर है, प्राइस ऊपर और सेटिस्फेक्शन। तो ये जो एरिया है सर, इसको क्या कहते हैं अपन? समझ में आया क्या? अरे बोलो, ये क्यों हो रहा है क्या? क्योंकि सर एम यू इज लेस देन द प्राइस। आया समझ में सभी को? अरे बोलो, जल्दी बोलो। समझ में आया? तो अब आपको आईसीआई का डायग्राम दिखाता हूं। मेरा डायग्राम देखो और आईसीआई का देखो, ढंग से देखना भैया। सामने देखो, अगर तुम आईसीआई से पढ़ते तो तुम्हारा क्या होता? नहीं, पास तो हो जाते। पास तो ऑब्वियसली हो ही जाओगे, पास होने में चक्कर नहीं है, लेकिन मुश्किल से होते। आपको दिखाता हूं सेम डायग्राम, अभी एक बार और देख लो वापस मेरा वाला। फर्क बताना दोनों में क्या फर्क है, ठीक है? देख लो, अच्छे से देख लो। देख लिया? फिर से देख लो मेरा वाला डायग्राम और अब ये आईसीआई का डायग्राम। ये क्या होता है? प्राइस। व्हाट इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस? समझ में आ गया? और इससे नीचे आ गया समझ में? और आईसीआई की टेबल में कितने ग्राम, कितने कितने वो मिलेंगे? सिर्फ तुमको सिर्फ 3 कॉलम्स मिलेंगे। कौन कौन से? यूनिट, एमयू किस में ऑलरेडी निकाल के दे रखी है, कैसे आता है वो नहीं बताया। कैसे आता है? एक वर्थ में किससे कन्वर्ट होता है? एम यू ऑफ एक्स अपॉन, याद आ गया? और सीधे किससे कंपेयर किया? प्राइस। कौन सी यूनिट तक खरीदना चाहिए बताओ इस टेबल को देख के? क्योंकि यहां पे एमयू किसके बराबर है? और व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस इज। क्वेश्चन आता है, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो तो सरप्लस कितना होता है? समझ में आया सभी को? पक्का?